हाय लो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीगल टेक्स्ट। आज हम डिस्कस करेंगे वाइट वर्सेस जॉन वेरिक एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड केस, जो कि पहला केस है लॉ ऑफ टॉर्ट का। ठीक है, हम ये देखते हैं। ये बेसिकली जो केस है, इसमें एक प्लेंटिफ होता है। प्लेंटिफ को हम पीएफ से लिख सकते हैं नॉर्मली। प्लेंटिफ होता है जिसका नाम हो तो वाइट। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था डिफेंडेंट के साथ। डिफेंडेंट होते जॉन वेरिक। ये कंसेप्ट देख लेते हैं। प्लेंटिफ वो होता है जो केस फाइल करता है। नॉर्मली जो सिविल केस होते हैं जो फाइल करता है प्लेंट, जो कुछ क्लेम कर रहा है। किस तो कौन है इसमें? वाइट है। और किसके अगेंस्ट फाइल करेगा? केस किसी के अगेंस्ट ही फाइल करेगा ना, तो वो होगा डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट। तो इसमें डिफेंडेंट कौन है? जॉन वेरिक एंड, जो पूरा नाम है जॉन वेरिक एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बेसिकली प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है और जिसके अगेंस्ट फाइल करता है वो डिफेंडेंट। और यही होता है यदि एपिलेंट, यदि जैसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो पास नहीं हुआ, किसी का अगेंस्ट पास हुआ तो वो अपील में गए, तो जो अपील फाइल करता है वो होता है अपीलेंट। और किसके फाइल करता है वो होता है रिस्पोंडेंट। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं, पर केस का फैक्ट देख लेते हैं। केस का नाम है वाइट वर्सेस जॉन वेरिक। ठीक है, इसमें एक न्यूज एजेंट होता है। जो प्लेंटिव होता है ना, वो होता है न्यूज एजेंट। न्यूज एजेंट बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही हो। टोबैकोनिस्ट भी होता है, लेकिन वो हमारे लिए न्यूज एजेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोबैकोनिस्ट एज सच केस से रिलेवेंट नहीं है। तो वो जो डिफेंडेंट है उसके साथ एग्रीमेंट करता है। किसके लिए? ट्राईसाइकिल के लिए। उसका पर्पज़ क्या होता है? ट्रेड्समैन ट्राईसाइकिल की बात की इसमें, कि जैसे ये देखा ना, ट्रेड्समैन ट्राईसाइकिल क्या पर्पज़ होता है कि वो न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक ट्राईसाइकिल का मतलब उसके साथ वो एग्रीमेंट करता है कि न्यूज़पेपर डिलीवर करना है उसे, तो उसके लिए एक ट्राईसाइकिल चाहिए। जैसे कि ये नीचे ट्राईसाइकिल दिखाई ना, कि इसमें सामने न्यूज़पेपर रखेंगे। ठीक है, तो वो सुबह मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा या उसका वर्कर जाएगा, तो उसका मेन पर्पज़ है उसका न्यूज़पेपर सेल डिलीवर करना। तो उसके लिए ये एग्रीमेंट भी बनाते हैं। तो एग्रीमेंट की में बात करते हैं कि 3 साल के लिए होगा, ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। एक क्या है कि वीकली रेंट होगा, तो ठीक है, रेंट का मतलब है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, कि मालिक वही है, बस ये रेंट पे ले रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट ये देखने वाली चीज़ है कि उन्होंने ये कहा कि ओनर एग्री करता है मेंटेन मशीन को, मशीन मतलब ट्राईसाइकिल को उसकी वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करेगा। जो ओनर है ना, वो उसको उसकी वर्किंग कंडीशन मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ट्राईसाइकिल एक मतलब मिली उसको, मतलब एक की हुई थी डील, तो उसको मिली, उसने कुछ टाइम यूज की। तो फिर उसके बाद उसमें कुछ दिक्कत आई, डिफेक्ट्स आ गए कुछ। तो उसने कांटेक्ट किया किसको? मालिक को। तो उसने मालिक ने अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, मतलब कोई उसका काम करने वाला बंदा है, कोई कंपनी का बंदा भेज के कोई दूसरी अनदर ट्राईसाइकिल कोई दूसरी ट्राईसाइकिल भेज दी, और उसकी जगह पुरानी को लेके गया और उसको छोड़ गया। ध्यान लिखा है ना, कम एंड लेफ्ट स्पेयर ट्राईसाइकिल की स्पेयर ट्राईसाइकिल को ले गया, रख गया, और जो मतलब जो ख़राब थी, जिसमें दिक्कत थी, उसको ले गया। उस टाइम ये हुआ कि मतलब जो प्लेंटिफ है ना, उसने एग्जामाइन नहीं की ट्राईसाइकिल जो नई आई थी ना, और वो अपने काम पर ले गया फॉर वर्क। तो उसने मतलब ज़्यादा दूर नहीं चला था उसमें, आई थिंक थोड़ी दूर ही चला। तो जो मतलब डिफेक्ट है ना सीट में, इसमें सैडल लिखा हुआ है, सीट हमें सही समझ में आएगा। उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट था कि सीट पीछे की तरफ खिसक गई, स्लिप बैकवर्ड।
और वो मतलब इन सच ए मैनर, किस मैनर में कि वो बंदा जो चला रहा था उसे, वो नीचे गिर गया और उसके नी में इंजरी हो गई, इंजर्ड। ठीक है। फिर उसने जब घर आके देखा वापस, तो उसने देखा कि जो सीट है ना, सैडल की सीट लिख लेंगे इसमें, मतलब सीट सैडल लिखा हुआ कि सेम मतलब है जिस पे बैठते हैं, चमड़े कोई चीज़ होती है उसको सैडल कहते हैं। नॉर्मली सैडल यूज़ होता है जैसे घुड़सवारी के लिए जो घोड़े के ऊपर जो लगाया जाता है ना सीट, उसको सैडल कहते हैं। तो नॉर्मली इसमें भी सैडल यूज़ हुआ है। तो वो लूज़ थी जो सीट थी ना, उसने घर आके जब देखा वापस, तो देखा कि वो सीट तो लूज़ है। और उसके जो चीफ फिटनेस है, चीफ फिटनेस कौन है, उसका वर्कर, ओबियस सी बात है वर्कर ही होगा। तो उसने भी ये कहा कि जो सम नट्स है ना जो उसके नीचे होते हैं वो रस्टी थे, और वो भी कई बार उस यदि जैसे इवेंट के बाद, यदि जो गिरने के बाद भी उसने यूज़ तो करेंगे ही, न्यूज़पेपर यदि उन्हें सेल करना है तो लेकर तो जाएंगे ही। तो फिर उसने देखा कि कई बार वो भी मतलब जो सीट है ना वो बैकवर्ड स्लिप हुई है। ठीक है, स्लिप्स बैकवर्ड, उसकी वजह से उसने क्या कंट्रोल लूज किया है। यदि कंट्रोल लूज हुआ है तो एक्सीडेंट हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। तो फिर ठीक है, ये हमारे बेसिक फैक्ट्स है। ठीक है, कि एक मतलब एक जो प्लेंटिफ होता है वाइट, जो कि मतलब एक न्यूज़पेपर सेल करने के लिए एक डिफेंडेंट के साथ, जो कि जॉन मैरिक है, उसके साथ एक मतलब डील करता है, एग्रीमेंट करता है कि आप हमें ट्राईसाइकिल दिए, और तो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 5 रुपये पर वीक रेंट होगा, 3 साल का एग्रीमेंट होगा, और जो ओनर होगा वो मेंटेन करेगा साइकिल्स को, ट्राईसाइकिल्स को। फिर उसमें वो कुछ टाइम के लिए यूज़ करता है, तो कुछ दिक्कत आती है तो उन्हें कांटेक्ट करता है, वो उसका कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, दूसरी साइकिल छोड़ के चला जाता है, ट्राईसाइकिल छोड़ के। मैं यदि कहीं भी साइकिल बोल रहा हूँ तो ट्राईसाइकिल ही कंसिडर कर रहा हूँ उसे। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, दूसरी ट्राईसाइकिल छोड़ के चला जाता है, जो दिक्कत होती है उसको लेकर चले जाते हैं, और जो प्लेंटी वो उसे एग्जाम ही नहीं करता और काम पे लेके चला जाता है। थोड़ी दूरी चलता है तो वो इस हिसाब से उसकी जो सीट पीछे की तरफ स्लिप होती है कि जो इंसान जो उससे चला रहा था वो रोड पे ऐसे गिरता है और उसके नी इंजर हो जाता है। तो जब वापस आके जब देखता है तो देखता है कि उसकी सीट लूज़ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बाद में जो उसका चीफ फिटनेस होता है, कि वर्कर ही होगा चीफ फिटनेस, क्योंकि काम पे दौरान यदि कोई देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वर्कर ही होगी, क्योंकि वापस आके एग्जामाइन कर रहा है तो वर्कर ही वहाँ होगा। तो वो कहता है कि उसके कई नट्स हैं ना नीचे के, सीट के नीचे के, वो रस्टी है, और वो भी खुद कई बार उसने यूज़ किया है तो पीछे की तरफ फिसली, ऐसे सीट इस तरह से फिसली है पीछे की तरफ कि वो खुद कई बार गिरते गिरते बचा है, कि उसने कंट्रोल लूज़ करते तो गिरते गिरते बचा है। तो हाँ, यहाँ तक ये बेसिक फैक्ट्स हो गए। फिर इसमें प्लेंटिफ ने ये कहा कि जो कोज ऑफ एक्शन है ना प्लेंटिफ के अकॉर्डिंग, उसने ये कहा कि जो ओनर है ना वो ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो मशीन है ना नॉट रीजनेबली फिट फॉर द पर्पज इट रिक्वायर्ड, कि जो पर्पज क्या है, पर्पज़ क्या है कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो पूरे कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो प्लेंटिफ ने ये कहा एक बात। तो दूसरी ये उसने कंटेस्ट किया कि जो डिफेंडेंट जो ओनर है ना उसके ब्याह पर रीजनेबल केयर नहीं है, ड्यू टू रीजनेबल केयर, कि जो ओनर है ना उसकी ड्यूटी थी कि जो अनदर साइकिल प्रोवाइड कराए, जो सेकंड साइकिल थी ना प्रोवाइड कराए, तो उसको रीजनेबल केयर चेक करे, ड्यूटी थी उसकी कि उसको चेक करे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने उस अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की, तो उसके इंग्रेडिएंट तीनों टोर्ट के फुलफिल हो रहे हैं। उसने रीजनेबल केयर नहीं किया, मतलब नेग्लिजेंस किया। क्या? ड्यूटी फर्स्ट, दूसरा ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, कि उसने चेक नहीं किया क्योंकि रस्टी थी उन्हें दे दिया। तीसरा क्या? डैमेज, उसने उसकी ड्यूटी थी चेक करना, रीजनेबल केयर करना।
ब्रीच उसने चेक नहीं किया, डैमेज किया, इंजरी हुई उसके पैर में, गिरा है वो, ठीक है। तो तीन टोर्ट के इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे, ये क्या है उसने। फिर उसके बाद उसने ये जो जो ओनर है, दोनों तरफ से कंटेंट्स हो ना केस, तो फिर ओनर ने ये कहा कि नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, क्योंकि जो उनका क्लोज 11 ऑफ एग्रीमेंट है ना, जो पार्टीज के बीच में है, वो कहता है कि जो ओनर है ना लायबल नहीं होगा यानी पर्सनल इंजरी के लिए। पर्सनल इंजरी ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। पर्सनल वाइल राइडिंग द साइकिल मशीन, ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों। तो उसका ये इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ट्राईसाइकिल चलाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ट्राईसाइकिल चला रहा है या कोई भी व्हीकल चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो गिर भी सकता है, लग भी सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होगा ओनर, क्योंकि खुद की गलती से भी हो सकता है। जो ट्राईसाइकिल चला रहा है, सामने वाले किसी ने उसको ठोक दिया, तो मतलब चला तो उसका मशीन रहा है, देखा जाए तो मशीन तो उसकी चला रहा है जो ओनर दी है। तो उसने ये उसका जो क्लोज 11 था ना एग्रीमेंट का, उसमें ये था कि पर्सनल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई यदि चलाएगा तो लग भी सकती है रोड पे, यदि व्हीकल चलेगा तो एक्सीडेंट हो ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो उसने ये कहा। लेकिन जब प्लेंटिफ ने ये कहा कि जो क्लोज 11 है ना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट कोई एब्सॉल्व कर सकता है, कि मतलब उससे यदि यदि जो क्लोज 11 ना उससे बच सकता है, कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बच सकता है उसमें, ठीक है, जो कि एग्रीमेंट से राइज हुआ है, वो अफेक्ट नहीं करेगा किसको, एक सेकेंड, वो अफेक्ट नहीं करेगा जो कि नेग्लिजेंस से यदि कोई ग्राउंड उठ रहा है ना, जो क्लेम यदि नेग्लिजेंस से आ रहे हैं तो उसको नहीं एब्सोल्व करेगा, ठीक है। यदि कोई उसने ये कहा कि मतलब कोर्ट ने भी ये कहा कि यदि माना कि यदि क्लोज 11 है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि जो एग्रीमेंट से जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि राइट क्लेम क्लेम जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, जो कि एग्रीमेंट से ही उठ रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अगेंस्ट ही होगा ना, तो उसको तो रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। लेकिन वो कोज ऑफ एक्शन जो कि ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंस से आ रहा है ना, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें कोर्ट ने रेफर किया डोनोगी वर्सेस स्टीवेंसन, जो कि बात करता है नेबर की, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या, केवल जो पार्टी है ना, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लेन कर सकती है, बट नेग्लिजेंस में कोई भी इंसान, एनी पर्सन जो कि इंजर्ड हुआ है बाय हिज नेग्लिजेंस, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो, वो भी क्लेम कर सकता है। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है ना, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो राइज देंगे, बट एक्सक्लूड नहीं करेंगे जो राइट आ रहे हैं नेग्लिजेंस की वजह से। कि जो नेग्लिजेंस के यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि कुछ भी नेग्लिजेंस करे, कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो कह देंगे कि ये क्लोज है तो हम तो नेग्लिजेंस कुछ भी करें, तो ऐसे नहीं कह सकते। तो सेम ही आगे लिखा है कि जो क्लोज 11 है ना, वो ओनली एग्जाम्पशन प्रोवाइड कराएगा लाइबिलिटी टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ वारंटी, बट डू नॉट एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन फॉर लाइबिलिटी इफ नेग्लिजेंस इज प्रूव्ड अगेंस्ट देम। यदि नेग्लिजेंस है तो उसके अगेंस्ट एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन नहीं है। एब्सोल्यूट एग्जाम्पशन मतलब कि उसकी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, उसे मतलब एग्जम्प्ट कर दिया गया है लॉ से। और इसमें जो डोनोगी वर्सेस, उसमें सेम ही रूल है, उसमें फाउंड आउट किया गया था रूल ऑफ नेबर, प्रिंसिपल ऑफ नेबर, जो कि बात करता है कि जो भी पर्सन अफेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट या यूज जिस चीज़ को कर रहा है, जैसे इसमें यदि उसका जो सर्वेंट है, यदि वो यूज करेगा तो वो भी यदि उसका नेग्लिजेंस है तो वो भी गिर सकता था, उसको भी इंजरी हो सकती थी।
तो वो भी क्लेम कर सकता था इसमें, और ओनर ये नहीं कह सकता है कि ये बंदा तो इसके साथ तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, इसके साथ एग्रीमेंट है ही नहीं, तो मैं क्यों पे करूँ। तो इसमें ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें डोनेगो वर्सेस स्टीवेंसन में प्रिंसिपल ऑफ नेबर आया था, जो कि सर्वेंट को भी राइट दे देता है। सर्वेंट मतलब इसमें सर्वेंट को नहीं, मतलब जो भी पर्सन उसको यूज कर रहा है, इंटेंडेड टू बी यूज, कि कंपनी का इंटेंशन है कि या जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो कोई भी बंदा यूज करेगा तो उसको लिए कवर करते हैं। ये जो केस है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ये बताता है एम्बिट ऑफ टोर्ट, कि मतलब कहाँ तक टोर्ट लग सकता है। तो केवल जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लोज है, क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट और इन एनी अदर लॉ, यदि कोई किसी किसी पर्सन के राइट अगेंस्ट टोर्ट और अगेंस्ट नेग्लिजेंस को एब्सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, वी very soon upload next lecture related to next case. Okay, thank you.